डॉक्टर अनुराग नाथ, आप उनसे हम लोग सुनते हैं ठाकुर जी की जो मिशन है सत्संग एक मनुष्य बनाने की संस्था, इसके ऊपर सुनेंगे डॉक्टर अनुराग नाथ से। अनुराग जी, आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए जी। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है अपना अपना वीडियो एंड ऑडियो ऑफ करके रखें, केवल जो बोले वो ऑन करके रखें। यस, डॉक्टर कृति रंजन। जय गुरु सभी को। आई एम डॉक्टर कृति रंजन नाथ, formerly associated with the MGN District Hospital Kuch Bihar, and I am thankful to Kriti da for organizing this beautiful satsang। कि आज के इस फेज में जबकि पूरी दुनिया ही एक लॉकडाउन की स्थिति में आ चुकी है, इस सिचुएशन में भी हम श्री ठाकुर के भावधारा के बारे में सुनने का, सुंदर सुंदर भजनों को सुनने का ये आनंद जो हम ग्रहण कर पा रहे हैं, ये भी एक ठाकुर जी की कृपा है। और मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना है मेरी उनकी चरणों में कि बहुत जल्द ही ये सिचुएशन बदल जाए और हम फिर से अपने मंदिरों में जैसे हम करते थे वैसे नॉर्मल लाइफ पे हम जा सके। तो ज्यादा वक्त ना व्यय करते हुए आज के जो टॉपिक पे जो सब्जेक्ट मैटर रखा गया है इस वीडियो सत्संग का, तो उस पे हम फोकस करते हैं। तो वो क्या है कि मैन मेकिंग, जैसे ठाकुर का जो मिशन है, जब भी हम किसी को भी इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, किसी को भी इस बारे में कहते हैं, तो एक लाइन में अगर हम एक सेंटेंस में उसको डिस्क्राइब करना चाहे तो वो क्या है, वो है मैन मेकिंग। मतलब मनुष्य निर्माण का जो प्रोसेस है वो सत्संग में हम पाते हैं। जैसे ठाकुर बोलते हैं कि सत्संग इज मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब मनुष्य निर्माण। अब ये कहा जाता है कि मनुष्य निर्माण का मतलब क्या है, और हम लोग तो बाई डिफॉल्ट बर्थ के साथ ही मनुष्य योनि में ही जन्मे हैं, मतलब ह्यूमन रेस के अंडर ही हम आते हैं। तो ये स्पेशल मनुष्य निर्माण क्या क्या कहना चाहते हैं ठाकुर? तो मनुष्य निर्माण ठाकुर बोलते हैं कि एक ऑलराउंड ह्यूमन रिसोर्स जो हेल्थ की ओर से, वेल्थ की ओर से, सोसाइटी में पोजीशन की ओर से, इंडिविजुअल फैमिली लाइफ की ओर से, हर चीज से जो परफेक्ट हो, जो एक ह्यूमन रिसोर्स बने नेशन के लिए, एक इस पूरे संसार के लिए उनका मिशन, जो बीइंग एंड बिकमिंग का मिशन है, उसका फ्लैग बियरर बने, तो वैसे एक मनुष्य को ठाकुर मनुष्य कहते हैं। तो ये मनुष्य निर्माण जो टर्म है, ये छोटा सा टर्म है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ इनकॉम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि हर एक लेवल पे, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फैमिली लेवल पे हो, अगर हम बात करें तो हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आज के टॉपिक के अनुसार जो है कि आदर्श में युक्त होने के बाद, आदर्श में ऑलरेडी हम युक्त हो चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए उस मैन मेकिंग के मिशन तक पहुंचेंगे, उसी की ओर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आदर्श क्या है, या फिर हमें उन्हें एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है। तो ठाकुर बोलते हैं कि आदर्श एक इंसान है, एक मैन है। आइडियल इज अ मैन हु आउट ऑफ हिज अनटॉटरिंग लव टुवर्ड्स ए सुपीरियर बिलवेड, ठीक है, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना, किसी भी स्वार्थ प्रत्याशा के बिना, जो उनके सुपीरियर बिलवेड है उसको, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए वो अपने वाक में, अपने कर्मों में, अपने कंडक्ट में, अपने नेचर में, आचार आचरण में उन्हीं को जीता है, उन्हीं को करता है। तो ऐसे एक इंसान से, ऐसे एक इंसान को हम आदर्श कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहे तो आदर्श एक आईना जैसा है। जैसे कि हम लोग कभी ड्यूटी में जाते हैं या फिर ऑफिस दफ्तर वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, हम आईने के सामने खड़े होकर पहले देखते हैं कि हमारा अटायर ठीक है कि नहीं, प्रेजेंटेबल है कि नहीं, हम लोग के बाल ठीक है कि नहीं, बटन वगैरह सब ठीक ठाक लगे हो कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम में अगर कोई खामियां है, कोई त्रुटियां है, तो हम उसको सुधार सकते हैं आईने को देखकर। उसी तरीके से अगर हम आइडियल को, आदर्श को अगर हम आईना माने, तो उन्हें देखकर हम अपने कैरेक्टर का, अपने नेचर के जितने भी फॉल्ट्स हैं उसको भी संवार सकते हैं। अब क्या है कि हमने आदर्श के साथ हम दीक्षा के द्वारा, इनिशिएशन के द्वारा युक्त हो गए, क्योंकि क्या है कि हर एक इंसान में एक यूनिफिकेशन का एक टेंडेंसी होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, उसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन। अब अगर ये लिबिडो हमारा सेटिस्फाई हो जाए आइडियल में, अगर हमें ऐसा कोई आइडियल मिल जाए जो हमें नर्चर कर सके, हमें जीवन और वर्धन की ओर बार बार अग्रसर कर सके, तो ये लिबिडो सेटिस्फाई हो जाता है, वो नर्चर्ड हो जाता है। और अगर किसी कारणवश वो ना मिल पाया, दुर्भाग्यवशतः, तो विभिन्न तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो पैशंस हैं, वो इन्वेट करने लगते हैं। कॉम्प्लेक्सेस कौन है? जो हम स्क्रिप्चर्स पे पढ़ते हैं, जो हम शास्त्र में सुनते हैं कि षड रिपु कहा जाता है, मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य।
तो ये जो 6 रिपू कहा जाता है प्राइमरी, उसके बाद भी बहुत कुछ आता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इंसान को इन्वेट करते रहते हैं जिनसे बचना नामुमकिन हो जाता है। एकमात्र जब हम आइडियल के साथ युक्त हो जाते हैं तभी इनसे हम बच सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं ज्यादा इसमें समय ना लेते हुए मैं सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि अगर सीसी ठाकुर ने जो जो कहा है मेडिकली भी वो किस तरीके से ट्रू है। क्योंकि क्या होता है कि कभी हम लोग जब याजन करने बाहर जाते हैं, या फिर मैं खुद का ही एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि कभी अगर मैं अपने कलीग्स को बोलूं कि सीसी ठाकुर ने ऐसा कहा है या फिर सीसी ठाकुर के बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो तो अदीक्षित है, वो लेकिन अदीक्षित होने के कारण उसका सीसी ठाकुर के ऊपर वो फेथ नहीं है जो दीक्षित लोगों में है। तो वो नॉर्मली एक तरीके से अचानक वो ठाकुर की उन बातों को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए हमें एक वो भी चाहिए कि हाँ ठाकुर ने कहा है, और इसके साथ हमें साइंटिफिक और मेडिकल फैक्ट्स भी इन्वॉल्व है, सपोर्ट में है। तो क्या कहते हैं कि क्या देखते हैं हम कि जब भी हम इनिशिएशन होते हैं, जब भी आदर्श के साथ हम युक्त हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ साइंटिफिक प्रोसेसेस करने पड़ते हैं डेली के टर्म्स में, हर दिन। तो उससे धीरे धीरे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली है इष्टभृति। श्री ठाकुर कहते हैं कि इष्टभृति से दीक्षा बचे, यानी दीक्षा बचा हुआ रहता है, अलाइव रहता है इष्टभृति से। अब वो इष्टभृति कैसे दीक्षा को बचाए रखता है? हम लोग ने सुना भी है, कई सत्संगों में हमने ये डिस्कस भी किया है। इष्टभृति का अर्थ होता है कि इष्ट के भरण पोषण के लिए वॉलंटरीली हम कुछ देते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, अपने लव ऑफरिंग को हम कुछ सरेंडर करते हैं इष्टभृति से। तो ये हम लोग को क्वेश्चन आता है कि इष्ट के भरण पोषण का जरूरत क्या है? क्योंकि इष्ट जो है उन्हें हमने ऑलमाइटी का एक एम्बॉडीमेंट माना है, मतलब ईश्वरीय सत्ता का हमारा जो कॉन्सेप्शन है वो पूरा का पूरा ईश्वरीय सत्ता उस ह्यूमन एम्बॉडीमेंट में मौजूद है। तो जो इस पूरे संसार का पालनहार है, उसके पालन पोषण या भरण पोषण की हमें क्या कैपेसिटी है, हम क्यों करें? तो सीसी ठाकुर एक जगह पे कहते हैं कि ईश्वर हमें जितना भी क्यों ना प्यार करे, जितना भी क्यों ना टेक केयर करे, लेकिन जब तक हम उनके प्रति रेस्पेक्टेड ना हो, जब तक हम उनसे प्यार ना करें, तब तक कुछ खास नहीं होता। जैसे कि अगर मम्मी पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, हमेशा हर मम्मी पापा अपने बच्चों को पूरे के पूरे रिसोर्सेस मौजूद करने की कोशिश करते हैं, पूरा प्यार करते हैं, लेकिन जब तक उन बच्चों में ये भाव ना आए, जब तक उन बच्चों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए कि मुझे भी ये रेसिप्रोकेट करना है, मुझे भी माँ के लिए पिताजी के लिए कुछ करना है, तब तक वो काम नहीं होता। तब तक वो कभी कभी बिगड़ भी जाता है। मम्मी पापा तो प्यार करते हैं लेकिन वो बिगड़ जा रहा है क्योंकि वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए ये डिसिप्लिन जो है ये तभी आता है जब एक लव ऑफरिंग आता है, जब मम्मी पापा के प्रति प्यार हो। जैसे ही वैसे ही जैसे कि इष्टवृत्ति में हमारा आइडियल की ओर, आदर्श की ओर हमारा जो प्यार है, हमारा रेस्पेक्ट है, रिगार्ड्स है, वो बढ़ता रहता है। ये है इष्टवृत्ति का मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब अगर हम मेडिकल पॉइंट की बात की जाए तो एक कहा जाता है कि जब भी हम किसी चीज में या किसी इंसान के साथ कोई बॉन्डिंग करते हैं, जब भी उनको कुछ देते हैं, प्यार से हम कुछ ऑफर करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। आप सबने सुना होगा इसका नाम। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो माओ में दिखा जाता है, मदर्स में दिखा जाता है जब उनका बच्चा उनके आसपास होता है। जो ममता का हार्मोन है, जो ममता जिसे हम कहते हैं, श्री ठाकुर बोलते हैं ममता हैज कम फ्रॉम ममत्व। ममत्व मतलब मेरा, अपनापन। वो सिर्फ माँ का बच्चे के प्रति तो है ही, वो एक रोल मॉडल है, लेकिन उसको छोड़कर भी किसी भी गुरु भाई के साथ गुरु भाई का हो सकता है, किसी भी जाने पहचाने रिलेटिव के साथ, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो लव ऑफरिंग है इष्टवृत्ति, इससे ये ममत्व का बॉन्ड बनता है, और जब भी ये ममत्व का बॉन्ड बनता है तब ये ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, यूएसए के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, मिशिगन यूनिवर्सिटी या ड्यूक यूनिवर्सिटी में इस बात पर रिसर्च हो रही है कि ऑक्सीटोसिन का स्पिरिचुअल पाथ में क्या रोल है। अब ऑक्सीटोसिन जब होता है जो इंसानी शरीर में जब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, तब मेडिटेशन के टाइम पे बहुत फर्क पड़ता है। ये देखा गया है रिसर्च में कि जब एक हफ्ते तक कोई ऑक्सीटोसिन का डोज लेता है, उसके बाद जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसे मिलता है वो बाकी नॉर्मल लोगों से बहुत अलग और बहुत एडवांस रहता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हमें रेगुलरली मिल रहा है इष्टवृत्ति की ओर से। सॉरी। इसको छोड़कर भी एक और चीज है जो हम करते हैं इष्टवृत्ति के टाइम पे, वो है स्वतः अनुज्ञा। उसमें क्या कहते हैं हम? मैं क्रोधी हूं, मैं अमानी, आमी क्रोधी, आमी अमानी, आमी निरालोष, ये सब जो बातें हम कहते हैं। अब एक गुरु भाई ने एक बार प्रश्न किया था कि हमने तो पूरी तरीके से इन रिपुओं पर जय नहीं प्राप्त की है, मतलब मैंने अपने क्रोध को, अपने आलस्य को पूरी तरीके से तो नहीं जय किया है,
तो कैसे मैं बोल दूं हर दिन ठाकुर के सामने कि मैं अक्रोधी हूं, मैं अमानी हूं, मैं निरस हूं। तो सीसी ठाकुर कहते हैं कि बोलते बोलते वो आ जाता है। अब ये बोलते बोलते आ जाता है, ये सीसी ठाकुर ने जो कहा है, ये एक्चुअली मेडिकल साइंस में साइकोलॉजिकली एक बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसको कहा जाता है ऑटो सजेशन या ऑटो डिक्टेशन। जो ऑटो डिक्टेशन होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो इंसानी माइंड होता है उसमें एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन जो किसी से कहा जाता है, उसका पावर बहुत हद तक हो सकता है, मतलब उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर हम उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करें तो जो भी हम उसको सजेस्ट करते हैं वो धीरे धीरे रियलिटी में बदल जाता है। तो इस तरीके से अगर हर दिन कोई इंसान वहां पे जैसे ठाकुर के सामने लव ऑफरिंग या इष्टवृत्ति करते टाइम पे बार बार ये बोलने लगेगा कि मैं अक्रोधी हूं, मैं अमानी हूं, मैं निरलस हूं, तो धीरे धीरे उसके कैरेक्टर में वो आता रहेगा। ये मेडिकल फैक्ट है। और उसके बाद क्या आता है कि यजन याजन जो हम कहते हैं, तो हम मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेडिकल साइंस की ओर से अगर देखें तो यजन में हम लोग का सबसे ज्यादा आता है प्रार्थना और नाम ध्यान। सबसे जो प्राइम इंपॉर्टेंस है, बहुत कुछ आता है इसमें, लेकिन सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस में आता है प्रार्थना और नाम ध्यान। अब प्रार्थना को ठाकुर बोलते हैं प्रकृष्ट रूप में चाहना, ठाकुर से कुछ मांगना, ठीक है, सिर्फ मांगना नहीं, करना और उसके बारे में सोचना। मतलब हमने ऐसा नहीं कि कुछ भी बिना एक्टिविटी के, बिना कुछ हमने किए, कुछ अगर ठाकुर से बोला कि अच्छा मैंने कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन पेपर में, आप ठाकुर कुछ संभाल लेना, मुझे पास करवा देना, ये संभव नहीं है। मुझे उस चीज को पाने के लिए प्रकृष्ट रूप से, ठीक रूप से उस पर करना होगा, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन लेना होगा, मुझे उसके लिए अध्ययन करना होगा, उसके बाद मैं उसे कुछ लिख पाऊंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि हाँ मैंने अपना कार्य तो कर लिया, अब कर्म का फल तो मेरे हाथ में कभी था नहीं, अभी श्री ठाकुर के मैंने समर्पण कर दिया, अब जो आप जैसा आप बोले, आप जैसा निर्णय करें, मैं उसके लिए रेडी हूँ। इसे कहते हैं प्रार्थना, प्रकृष्ट रूप से करना, बोलना, चलना और उसी तरीके से मतलब हमारा नेचर बिहेवियर उसी में करना। फिर आता है नाम ध्यान में। अब नाम ध्यान के साथ साथ श्री ठाकुर नाम ध्यान के ऊपर इतना जोर दिए हैं, ठाकुर बोलते हैं कि नाम ध्यान से ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, नाम से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल बाय नेम अलोन। मतलब नाम से आप कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, तीक्ष्ण कर देता है। मतलब ठाकुर बोलते हैं कि मनुष्य को तीक्ष्ण कर देता है, मनुष्य का जो ब्रेन है उसमें तीक्ष्ण मतलब शार्प करता है नाम, और ध्यान से उसके रिसेप्टिविटी, उसको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि मेडिकल साइंस क्या कहता है, ठाकुर की इस वाणी से कहां तक सहमत है। ठाकुर इतना भी बोले हैं कि उससे कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, उससे जो एज है, जो ज्यादा उम्र बढ़ जाती है, अभी के दिनों में अगर हम देखें तो बहुत कम उम्र में ही लोगों में बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापे के सारे लक्षण जो बहुत बाद में आने चाहिए था, तो वो बहुत पहले आ गए हैं। तो ऐसे सब सिचुएशंस में ठाकुर बोलते हैं कि वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये सब क्या साइंटिफिकली प्रूव्ड है? बिल्कुल प्रूव्ड है। रिसर्च में देखा गया है कि मेडिटेशन के टाइम पे बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे न्यूरो रिसेप्टर्स रिलीज होते हैं। तो उनमें से कुछ है जैसे कि सेरोटोनिन है, जैसे डीएचईए है, मेलाटोनिन है, इन सब का एक, एक अपना अपना रोल है। जो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस के टाइम पे इंसान के शरीर में पाए जाते हैं। स्ट्रेस मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसके लिए हम अचानक से तैयार नहीं है, अचानक हमें कुछ वहां पे एक्शन करने की जरूरत है, जिसमें हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। लड़ाई वगैरह कुछ हो रही है, या फिर ऐसा कुछ किसी ने बोल दिया है कि हमारा बीपी हाई हो रहा है, बहुत ज्यादा हम मतलब गुस्से में आ गए हैं, टेंस आ गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। और अगर कॉन्स्टेंटली ये कॉर्टिसोल हाई रहे तो क्या होता है, तो हम जो अभी रिसेंटली देखते हैं, हर आदमी के शुगर और प्रेशर की परेशानी, हर आदमी के, किसी ने ज्यादातर लोगों में ये शुगर और प्रेशर की परेशानी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये कॉर्टिसोल की मात्रा जो है ये बढ़ी हुई रहती है। जब भी ऐसा रहे तब ये बीपी, शुगर या फिर इवन किडनी की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कॉर्टिसोल के लिए। तो मेडिटेशन से, ये प्रूवन फैक्ट है कि मेडिटेशन से, एक यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि 2 महीने के मेडिटेशन के बाद उसी इंसान में जिसमें पहले कॉर्टिसोल का चेक किया गया था, 2 महीने के मेडिटेशन के बाद उसमें कॉर्टिसोल लेवल में 27% तक की घटी हुई है, मतलब कम गया है, 27% रिडक्शन हुआ है कॉर्टिसोल के मात्रा में। तो जब ऐसा होगा तब स्ट्रेस कम होगा, जब स्ट्रेस कम होगा तो आंखों में या फिर शुगर या फिर प्रेशर या फिर किसी भी ऐसी चीजों की समस्या जो है नहीं देखने को मिलेगी। फिर आते हैं हम डीएचईए नाम का एक हार्मोन मिलता है जिसको बोलते हैं एंटी एजिंग फैक्टर। तो ये डीएचए जो डीएचईए जो है
ये मेडिटेशन के टाइम पे रिलीज करता है ब्रेन। मतलब ये नहीं कि आज ही हमने बैठे 5 मिनट के लिए तभी डीएचए रिलीज हो गया, हमने फिर कहा कि अच्छा एंटी एजिंग फैक्टर काम करने लगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक रेगुलर प्रोसेस में, जैसे श्री ठाकुर कहते हैं कि सुबह को प्रार्थना से पहले ब्राह्म मुहूर्त में या और शाम के टाइम पे और नींद से पहले अगर हम ऐसे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे, अगर पहले दिक्कत हो तो 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार, तो ऐसे अगर हम करते रहे तो धीरे धीरे ये सारे हार्मोन्स जो है एक्टिवेट होने लगेंगे। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सब है वेलनेस हार्मोन। सेरोटोनिन वेलनेस हार्मोन है, जो एक कंटेनमेंट का फीलिंग है, एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग है, वो आता है सेरोटोनिन में। जो स्लीप साइकिल है, मतलब अभी तो इंसोम्निया सबको मतलब ज्यादातर लोगों को है इंसोम्निया, सबको बोलेंगे नींद की दवाई ले रहे हैं, वो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेडिटेशन की जाए, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पे मेलाटोनिन नाम का ये हार्मोन रिलीज होता है, जो स्लीप साइकिल और कार्डियक जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। मतलब कहने का बात ये है कि अगर हम इस तरीके से हम आदर्श के युक्त होने के साथ जो जो प्रोसेसेस में उन्होंने हमें कहा है उस तरीके से हम चलते रहे, तो धीरे धीरे देखिए इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से जैसे हमने कहा कि अभी जितने सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एक ऑलराउंड हेल्थ इंसान का जो एक ऑलराउंड हेल्थ है वो एक्टिवेटेड रहेगा, वो तैयार रहेगा। जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा, जो फोकस है, वर्क कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। तो मतलब कर्म के प्लेस में जो वर्क कैपेसिटी है, वर्क एरिया में, तो वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हेल्थ है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर तरीके से इस तरीके से चलते चलते सोसाइटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी स्फीयर्स में एक इंसान अपना एक रिसोर्स कायम कर सकता है, अपने आप को एक अच्छे जगह पे, एक इंफ्लुएंशियल पोजीशन पे पा सकता है, अगर सीसी ठाकुर के इन सब विधियों को कोई फॉलो करे। अब ये तो रहा इंडिविजुअल लेवल पे, अब फैमिलियल लेवल पे क्या हो सकता है। फैमिलियल लेवल पे अगर हम बात करें तो अभी देख सकते हैं कि ज्यादातर फैमिलीज में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के कारण दूर दूर रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत जगह कर्मों के कारण भी दूर दूर रहना पड़ता है। लेकिन एक एक अचानक सा मतलब एक ऐसा होता है कि अपने मम्मी पापा के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ उतना जान पहचान नहीं रहता, उतनी बात नहीं होती, शायद 7 दिन में एक बार बात हो जाती है। लेकिन जो भी इनिशिएटेड फैमिली रहता है उसमें क्या होता है, एटलीस्ट कहीं भी काम वाम सभी करे, लेकिन प्रार्थना के टाइम पे सुबह को शाम को एक साथ होते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। और पारिवारिक जो एक एनवायरमेंट है जहाँ पे पारिवारिक याजन के बारे में सीजे ठाकुर बोलते हैं कि सीजे ठाकुर को लेकर या फिर हमारे जो आदर्श है, आदर्श को लेकर जब हम बात करते हैं तो वो आदर्श एक सीमेंटिंग फैक्टर रहता है। क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का नेचर बिहेवियर अलग अलग रहता है, उन सब में एक एक कॉम्प्लेक्स रहता है, पैशंस रहते हैं। तो अगर एक ही जगह पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहे तो ये नॉर्मल सी बात है कि उसमें क्लैशेस रहेंगे। इवन विद इन ए फैमिली ऑल्सो क्लैशेस आर वेरी मच नॉर्मल, बिकॉज एक एक दूसरे का जो कॉम्प्लेक्स है वो एक दूसरे को क्लैश करेगा। तो उस टाइम पे जो सीमेंटिंग फैक्टर है वो है आइडियल। आदर्श के बारे में जितना हम उसमें बात करेंगे, उस एनवायरमेंट में जितना हम संचार करेंगे आदर्श को, उतना वहां का एनवायरमेंट नर्चर्ड रहेगा, उतना अलाइव रहेगा, उसमें झगड़ा उतना कम होगा, और उतना हम भी उतना जीवन का जो वाइटल एनर्जी है, जो वाइटल फोर्स है, वो हम पा सकेंगे। इस तरीके से जब एक इंडिविजुअल प्रिपेयर्ड होता है, जो आदर्श के साथ कंप्लीटली अटैच हो जाता है, उसके बाद ही हम विवाह की ओर या फिर मैरिज की ओर वो अग्रसर होता है, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन। सीसी ठाकुर को जब पूछा गया था कि कौन सा पहले करे, ठाकुर बोलते हैं पहले दीक्षा, फिर शिक्षा, फिर विवाह। पहले दीक्षा क्यों? पहले है इनिशिएशन टू द आइडियल। जब वो हो जाएगा तब शिक्षा शुरू होगी। पहले भी हम देखते थे, पहले के दिनों में जब गुरुकुल में हमारी शिक्षा व्यवस्था शुरू होती थी, तब ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन किया जाता था। तब पहले गुरु के पास सरेंडर होकर फिर शिक्षा शुरू होती थी। फिर ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करने के बाद ही गृहस्थ में प्रवेश करने का हमें अधिकार होता था। इसका मतलब ये है कि पहले ही जब हम गृहस्थ आश्रम के इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर जा रहे हैं, उससे पहले अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर होने की जरूरत है। मतलब जितेंद्रिय, पहले के दिनों में कहा जाता था जब तक पुरुष जितेंद्रिय नहीं हो जाते तब तक उसको मैरिज की इंस्टीट्यूशन में आने का उसको अधिकार नहीं होता था। क्योंकि ऐसा था कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में वही इंसान अलाउड था जो कॉम्प्लेक्सेस से ऊपर हो। क्योंकि ऐसा एक पुरुष जो खुद ही कॉम्प्लेक्स में फंसा हो, वो अपने परिवार को कैसे गाइड करेगा। तो जब मैरिज की इंस्टीट्यूशन में कोई आता है, मैरिज की इंस्टीट्यूशन में मनोवृत्ति अनुसारिणी स्त्री, जो उसका जो मनोवृत्ति है, उसका जो टेंडेंसी है, उसका आइडियल के प्रति जो अटैचमेंट है, वैसे आइडियल के प्रति उसके अटैचमेंट को और बढ़ाने वाली जो मनोवृत्ति अनुसारिणी स्त्री होगी, वैसे स्त्री के साथ विवाह करने के लिए सीसी ठाकुर ने उसमें कहा गया है। और उसके बाद जैसे सुप्रजनन वगैरह की विधि है, उसी तरीके से संतान भूमिष्ठ होती है। जिस तरीके से मिलन होता है दोनों में, उसी तरीके से संतान भूमिष्ठ होती है। और एक कंप्लीट ह्यूमन इंडिविजुअल, मतलब एक कंप्लीट मैन
या फिर जो मानुष कहते ठाकुर, वैसे मानुष जन्म लेते हैं इसके बाद। तो ये समय भी मैंने बहुत सा ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये एक एक्चुअली बहुत ही मतलब इलेबोरेट टॉपिक है, लेकिन मेरी जितना लिमिटेड नॉलेज में मुझे लगा मैंने उतना कहा। सभी को मेरा जय गुरु, और सभी की मंगल कामना श्री ठाकुर के चरणों में करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु।